हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 84, जो कि है 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय का। 16 फरवरी की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बेटा, आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जो कि है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण मतलब वस्तुओं का पुनः निर्माण। देखो, ये किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के स्टेटस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप्ड हो, इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप्ड हो। विनिर्माण का काम होता है वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाना। अगर मैं बात करूं गन्ने की, गन्ने से चीनी बनना एक विनिर्माण उद्योग है। गन्ने को किस में परिवर्तित कर दिया गया? चीनी में। ऐसे ही अगर मैं कॉटन है सिंपल, उससे क्लोथ्स बना देना। तो वस्तुओं को एक तो परिवर्तित करना और मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करना, तो इसलिए विनिर्माण उद्योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बेटा, इस पार्ट के हम प्रश्न अब सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लौह एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? यानी कि लौह और इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान दिया गया है, भारत में डैश इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो इसका आंसर है बेंगलोर। इसको अब बंगला लुरु भी बोलते हैं। तो वैसे पुराने शब्द में जो हम जानते हैं वो बेंगलोर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सही और गलत बताना है बेटा। तो भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी। तो ये सही है। सबसे पहला जो हमारा सफल सूती वस्त्र उद्योग लगा था वो मुंबई में लगा था 1854 में, जिसके बाद भारत बहुत ज़्यादा जो विनिर्माण वस्त्र हैं उसके मामले में स्ट्रॉन्ग हो गया था। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द हैं, आपको उसको पुनः सही करके लिखना है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो नहीं, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, अपना भारत। इसके बाद बेटा हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं जो 3 और 5 मार्क्स के हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहला, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण लिखने। भौतिक यानी कि जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला, कच्चा माल। देखो, जहां कच्चा माल मिलेगा उद्योग वहीं स्थापित होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ने के आसपास ही उद्योग लगते हैं, क्योंकि वो जो ऐसा कच्चा माल है ना कि जितनी दूरी पर या काटने के बाद जितनी देर हम उसको रखेंगे उससे मिलने वाला जो पदार्थ है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा बेटा जलवायु सीधा सीधा उद्योगों को प्रभावित करती है। जहाँ की जलवायु सम होगी वहाँ पे उद्योग लगेंगे, जहाँ की जलवायु विषम होगी वहाँ पे उद्योग कम लगेंगे। तीसरा है जल तो सबसे ज़्यादा, मतलब पानी तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक उद्योगों के लिए ज़रूरी है, और स्पेशली अगर हम कपास की खेती की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है। कपास हो गया, जूट हो गया, या और बाकी चीज़ें हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। इससे पहले हमने 3 भौतिक कारक पढ़े थे, अब 3 मानवीय कारक। सबसे पहला, श्रम। जहां लेबर मिलेगी, दोनों स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों की ज़रूरत है। जहां लेबर मिलेगी, सस्ते दाम पे मिलेगी, वहां उद्योग ज़्यादा होंगे। दूसरा, परिवहन। बाजार तक सामान भी तो लेके जाना है, या कच्चा माल लेके भी तो आना है। परिवहन जहां मिलेगा वहां पे ये सब चीज़ें जो उद्योग है वो मिलेंगे। और तीसरा है बाजार। ज़्यादातर उद्योग बाजार के पास होते हैं ताकि उनकी जो लागत है, खर्चा है, वो कम हो जाए, यानी कि जो परिवहन का खर्चा है वो थोड़ा कम हो जाए और आसानी से वस्तुएं मार्केट में जाकर बिक जाए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? तो इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो जूट का जो केंद्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जूट मिलता है वो पश्चिम बंगाल से मिलता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सेकंड रीज़न है वो है हुगली नदी। हुगली नदी है वहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे जूट की खेती
हो पाती है। अगर हुगली नदी ना हो तो शायद पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे रेल एवं जो सड़क परिवहन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में बहुत जाल सा बना पड़ा है, तो परिवहन समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कोलकाता बहुत बड़ा मार्केट है इसके पास में, तो मार्केट पास में है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके लिए। अगेन एक पॉइंट है वो है श्रम। यहाँ पे बेटा स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी कि कौशल वाली और कौशल रहित जो मैनुअल वर्क के लिए काम में आती है, ये दोनों प्रकार की लेबर आसानी से मिल जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात, भारत में स्वतंत्रता के समय 75% से ज़्यादा लोग कृषि करते थे। आज भी 48 पॉइंट समथिंग है जो कर रहे हैं कृषि। इसका मतलब जो रिमेनिंग जो हमारा 27% है, 25% है, ये कहाँ गया? उद्योगों में गया। तो सबसे पहले तो कृषि पे जो निर्भरता थी वो समाप्त हो गई। इसके अलावा इसने कृषि को मॉडर्नाइज किया है, यानी कि आधुनिक किया है। ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो या नई मशीनें हैं, ये कौन बनाता है? विनिर्माण उद्योग ही तो बनाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी दोनों को समाप्त करने की कोशिश है, क्योंकि जिन लोगों के पास खुद की ज़मीनें नहीं थी कृषि करने के लिए, अब वो कहाँ जा रहे हैं? उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगर हमारा सामान विदेशों में बिक रहा है तो उससे हमें मुद्रा प्राप्त होती है। साथ के साथ ये भारत के आर्थिक विकास में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बेटा बेहद आसान प्रश्न थे, पर वैसे ही हमें लिखना आना चाहिए, थोड़ी सी रिवीजन होनी चाहिए। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।